हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया है CGSI सब इंस्पेक्टर और प्यून के लिए फ्री क्रैश कोर्स, जिसका आज डे 2 है और आज हम देखने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, भारतीय मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्न। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम मध्यकालीन इतिहास देखने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने SI और प्यून की फॉर्म भरे हैं, जो कि जिसका बहुत जल्द एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इस वीडियो को कीजिएगा, क्योंकि वे भी इस फ्री क्रैश कोर्स का लाभ ले सकें। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। हु कॉज्ड टू बिल्ड कुतुब मीनार टू दिल्ली? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। बताइए किसने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे। किस में पढ़े होंगे? जब आप लोग पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, है ना। एक मिनट में पेन थोड़ी सही से सिलेक्ट कर लूँ, ये वाइट सही रहेगा, है ना। हाँ, ये वाइट सही रहने वाला है। यदि हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, यदि हम दिल्ली सुल्तानों की बात करते हैं, तो आपने क्या पढ़ा है? तो दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत जब हम सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं अपने मध्यकालीन इतिहास में, तो पहले हम पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। फिर हम पढ़ते हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। फिर हम पढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। फिर हम पढ़ते हैं सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। फिर हम पढ़ते हैं लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। साथ में इसका हम कार्यकाल भी देखते हैं कि जो कि 1206 से लेकर के कब तक रहा? तो 90 तक रहा। ये कितना रहा खिलजियों का? तो 90 से लेकर के 1320 तक रहा। फिर यदि हम तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा। फिर उसके बाद यदि हम सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर के 1451 तक रहा। फिर जब हम लोधी वंश में आ जाते हैं तो 1451 से लेकर के 1526 तक रहा। ठीक है, बिल्कुल ये हम पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? गुलाम वंश आता है। तो गुलाम वंश में हमें क्या क्या हम पढ़ते हैं? तो गुलाम वंश में यदि हम सबसे पहले कुतबी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? कुतबी डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम वंश, जो कि जिसका कार्यकाल कब से कब तक का रहता है? तो 1206 से लेकर के 1210 तक रहता है। तो इस कुतबी वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतबी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, और इसने ही क्या किया था? तो इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब कुतुब मीनार का निर्माण इसने दिल्ली में क्यों करवाया था? तो इसने जो है अपने जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, किसके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन इसने केवल कुतुब मीनार के जो बोलते हैं ना, केवल इसने स्टार्ट किया, कुतुब मीनार बनवाना इसने स्टार्ट किया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर पाया था, यानी कि उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसका जो है उसको कंप्लीट कौन करवाया था? तो उसको कंप्लीट करवाया था इसके सन इन लॉ मतलब इसके दामाद ने। इसका दामाद कौन था? तो इसका दामाद था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था इसका दामाद। किसका दामाद? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। तो उसने जो है कुतुब मीनार जो है
पूर्ण रूपेण उसने कंप्लीट करवाया था। इसने केवल इसकी जो बोलते हैं ना पत्थर स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग किसने की? तो कुतुबुद्दीन, क्योंकि पूछा जाता है स्टार्ट किसने, निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया? तो निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। निर्माण को पूर्ण किसने किया? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बस वही लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया है। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत की। नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड राशनिंग सिस्टम इन इंडिया। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन बालबन या अलाउद्दीन खिलजी। बताइए तो कौन है ये, किसने राशन प्रणाली की शुरुआत की है? तो राशन प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन मैंने आपको अभी बताया ना, तो खिलजी वंश हमने देखा। तो खिलजी वंश कब से कब तक का था? तो 1290 से लेकर के 1320 तक का है। तो उसमें ये खिलजी वंश के संस्थापक, यदि पूछ लिया गया खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका कार्यकाल कितना रहा जलालुद्दीन खिलजी का? तो जलालुद्दीन खिलजी का रहा है 1290 से लेकर के 96 तक, है ना। फिर उसके बाद कौन आया? दूसरा रूलर आया अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में जब आप पढ़े होंगे अपने मध्यकालीन इतिहास में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना माना जाता है? 1296 से लेकर के 1316 तक माना जाता है ना। 1296 से लेकर के 1316 तक माना जाता है। इसने जो है इतनी बुरी तरह से सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था, है ना। साथ में मैक्सिमम मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस इन रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि मंगोलों का काफी आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का बहुत आक्रमण हुआ था। इसने सिकंदरे सानी की उपाधि धारण करके रखी थी। किसने? तो सिकंदरे सानी की उपाधि धारण करके रखी थी। ठीक है, फिर इसने ना बहुत सारे ना आर्थिक नीतियां बहुत सारी इसने प्रारंभ की थी, जैसे कि तहरीके फिरोज शाही। ठीक है, ये क्या है? ये क्या आर्थिक, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इसने क्या क्या आर्थिक नीति अपनाई थी, तो उसकी जानकारी जो है तहरीके फिरोज शाही में मिल जाती है। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी आर्थिक नीतियां अपनाई थी, तहरीके फिरोज शाही पूछा जाता है किसने लिखा है, तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन। जो मैं यहाँ पे आपको फैक्ट बता रही हूँ ना, ये पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, ये पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। जियाउद्दीन बरनी किसके संस्थापक हैं? तो तारीक ए फिरोज शाही। ये क्या है? तो इसमें अलाउद्दीन ने कौन कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाई थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी इसमें से मिलती है। साथ में इसने जो है क्या किया था? तो जजिया लगाया था। किस पे जजिया लगाया था? तो जजिया लगाया गया था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्राह्मणों पर जजिया लगा करके रखा था। फिर उसके बाद इसने जकात लगाया था। तो जकात किस में लगा? कर का नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, है ना। जकात किस पे लगाया था? तो ये रिलीजियस टैक्स था। किस पर? यानी कि धार्मिक कर था। किस पर? तो मुस्लिमों पर था। ये जजिया क्या था? तो धार्मिक कर था ब्राह्मण पर। ब्राह्मण मतलब कि जो मुस्लिम नहीं है उन पर था। ठीक है, और ये जकात के अंतर्गत होता क्या था? तो 40th पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी, यानी कि 40वां हिस्सा, यानी कि कुल संपत्ति का 40वां हिस्सा जकात के रूप में देना पड़ता था। ठीक, समझ में आ रहा है। और ये ना पहला मुस्लिम रूलर माना जाता है, पहला मुस्लिम रूलर माना जाता है जिसने जो है दक्षिण की तरफ में जीत हासिल की थी। ठीक है, और क्या किया था इसने? जो है बहुत सारी नीतियां अपनाई थी। हुलिया और दाग इसने ही प्रारंभ किया था। किसने? हुलिया और दाग प्रथा, आप लोग सुने होंगे, हुलिया और दाग प्रथा किसने प्रारंभ किया? इसी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस तरीके से काफी कुछ इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राशन प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो राशन प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड,
यानी कि तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान, राम हम्बीर देव या राणा सांगा या राणा प्रताप? बताइए किसके किसके बीच में तराइन का युद्ध हुआ था? तो तराइन के युद्ध की यदि हम बात करें, यदि मोहम्मद गौरी पूछ लिया गया तो वो किसके साथ हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ था। फिर उसके बाद यदि हम तराइन युद्ध की बात करते हैं ना, तो ये विस्तृत जानकारी आपको इस पेज में मिल जाएगी जब हम इसको देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलती हूँ। यदि हम तराइन युद्ध की बात करते हैं तो तराइन कहाँ पड़ता है? तो तराइन जो है अभी जो प्रेजेंट डे में तरारोरी, क्या बोला जाता है? तराओरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि हरियाणा में पड़ता है ना, तो वही तराइन है। तो वहां पे ना 3 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से? एक तो ना 1191 में लड़ा गया था पहला, है ना, 1191 में लड़ा गया था। तो ये किसके बीच में था? पहला तराइन का युद्ध पूछा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पहले तराइन के युद्ध में। ठीक, फिर दूसरे तराइन के युद्ध में क्या हुआ? जो कि 1192 में जो लड़ा गया, तो वो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। ठीक है, ये दोनों याद रखना कि पहला वाला 91 में था, दूसरा वाला 92 में था। पहले वाले ने पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। फिर जो तीसरा तराइन का युद्ध लड़ा गया था तो वो 1216 में लड़ा गया था। किसने लड़ा था? जिसमें दिल्ली सल्तनत के मामलुक, जो कि गुलाम वंश के थे, कि राजा इल्तुतमिश ने भूतपूर्व घुरीद सेनापति ताज अल-दीन यिल्दीज को हराया। किसको हराया? ताज अल-दीन यिल्दीज को हराया था और कब्जा कर लिया था। ये तीसरा तराइन का युद्ध भी पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने किसके साथ लड़ा? तो पृथ्वीराज। यदि पूछ लिया गया केवल तराइन का युद्ध, तो ये 3 तराइन के युद्ध हुए, एक तो 1191 में, दूसरा 92 में, एक 1216 में हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। शिवाजी ने निम्नलिखित में किसके साथ में 1665 ईस्वी के पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? विद whom of the following did शिवाजी sign treaty of पुरंदर in 1665? पहली बात एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हस्ताक्षर की गई थी, कब साइन की गई थी? तो 1665 में साइन की गई थी। ये भी याद रखना। किसके बीच में हुई थी? तो पहली बात शिवाजी के साथ में हुई। शिवाजी के साथ में किसके साथ हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है जय सिंह के साथ में हुई थी। किसके साथ में? जय सिंह के साथ में हुई थी। शिवाजी और जय सिंह के साथ में हुई थी। आइए देख लेते हैं। तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज और आमेर जिसे बोलता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है ना, कि राजा जय सिंह के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। यानी कि जय सिंह किसके स्थान पर आया था? किसका रिप्रेजेंटेटिव, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसके तहत में हुआ क्या? तो इस संधि के द्वारा शिवाजी ने 35 किलो में से 23 को आत्मसमर्पण कर दिया और मुगलों ने कोंकण और बालाघाट के कुछ हिस्सों पर शिवाजी के अधिकार को स्वीकार कर लिया। यानी कि जो 35 किले हैं, 35 में से 23 किलो पर जो है मुगलों ने अपना आधिपत्य जमा लिया पुरंदर की संधि के माध्यम से। साथ में मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अधिकार को स्वीकार किया। कहाँ? तो कोंकण में और बालाघाट में। ठीक है, कोंकण में और बालाघाट में उन्होंने उनकी अथॉरिटी को, शिवाजी की अथॉरिटी को स्वीकार किया था। आपको याद क्या रखना है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन कब किया गया? तो 11 जून 1665 को साइन किया गया था। किसके मध्य? तो छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह। राजा जय सिंह कहाँ का? तो आमेर का राजा। ठीक है, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये आपका, यदि आपने टीवी सीरियल देखा होगा या फिर आपने मूवी देखी होगी ना, तो आपको ये बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। जय सिंह है हो गया और ये आमेर हो गया, तो ये सब ना थोड़ा टीवी में दिखाया, हालांकि उसमें थोड़ा सा मतलब कि एग्जैक्ट फैक्ट नहीं दिखाता है, जो कि आपको पढ़ने पे ही पता चलता है, लेकिन थोड़ा आप रिलेट जरूर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। दिल्ली का सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, वो कौन था? द दिल्ली सुल्तान हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो कि देवगिरी में पड़ता है ना।
तो किसने किया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश ने? किसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद बना दिया? बताइए किसने बना दिया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। हमने तुगलक वंश देखा ना, जो कि 1320 से लेकर के 1414 तक का तुगलक वंश रहा है ना। तो तुगलक वंश में क्या बोला जाता है कि तुगलक वंश में ये मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? तो दूसरा राजा है। लेकिन यदि आपसे पूछा गया, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है ना, कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो तुगलक, यहाँ पे मैंने आपको आंसर बता दिया, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो तुगलक वंश का पूछा गया संस्थापक कौन है, तो तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा है ना, एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न और पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका कार्यकाल 1320 से लेकर के 25 तक का रहा है। इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और ये क्या था कि इसने बहुत सारे नहर बनवाए, कैनाल्स बिल्ड किए, किस लिए? सिंचाई के लिए, है ना। तो यदि हम बोले कि ये पहला सुल्तान था जिसने नहर निर्माण करवाया, कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाया था, पहला सुल्तान पूछा जाता है, पहला सुल्तान कौन है जिसने कैनाल कंस्ट्रक्शन करवाया, जिसने नहर निर्माण करवाया? तो किसने करवाया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या था, इसने, जिसे हम बोलते हैं कि तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक आया। कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक आया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक का इसका कार्यकाल माना जाता है? तो इसका कार्यकाल जो है आप लोग पढ़े होंगे, कब से कब तक का है? तो 1325 से लेकर के 51 तक का है। कब से कब तक का है? 1325 से 51 तक का है। इसका रियल नाम यदि हम बोले तो क्या था? तो जूना खान था। क्या था? तो पूछा जाता है जूना खान कौन था? तो जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और इसने ना काफी इसने कैपिटल को चेंज कर दिया, यानी कि दिल्ली से देवगिरी लेकर के चला आया ये, है ना, जिसको दौलताबाद नाम दे दिया। दिल्ली से देवगिरी लेकर के चला आया, यानी कि जो भारत का, यदि हम मान करके चलें कि हमेशा से राजधानी दिल्ली ही रही है, क्योंकि वहीं पर आधिपत्य सब जमाना चाहे हैं, लेकिन ये क्या किया, दिल्ली से देवगिरी लेकर के, फिर देवगिरी का नाम भी बदल दिया। क्या कर दिया? तो दौलताबाद कर दिया। तो यही हमसे पूछा गया, तो ये हमने बता दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर बैटल ऑफ तालीकोटा फॉट? 1571, 1581, 1556 और 1565। बताइए कब लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध? तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565, 1565 में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? बताइए कौन लेकर के आया था अशोक स्तंभ को दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? कौन लेकर के आया था? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट वन अशोकन पिलर टू दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या किया था आपको पता है? तो फिरोज शाह तुगलक ने ना मेरठ से, कहां से? तो मेरठ से जो है अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के चला गया था। ठीक है, मेरठ से दिल्ली लेकर के चला गया। और ये फिरोज शाह तुगलक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में तीसरा राजा कौन आता है? तो फिरोज शाह तुगलक आता है। ठीक, इसका कार्यकाल कितना बोला जाता है? तो 1351, 1351 से लेकर के 1351 से 89 बोला जाता है। पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो कौन था? ठीक है, तो ऐसा बोला गया ना कि तीसरा राजा तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, तो ऐसा लगेगा कि वो उसका फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र है, लेकिन पुत्र नहीं है। तो कौन है? ये कजिन है। ठीक है,
कजिन है ये, आप लोग ये चीज को याद रखना, पुत्र नहीं है। क्योंकि यदि हम बात करें तो हम अक्सर ये सोचते हैं अच्छा मोहम्मद बिन के बाद ना फिरोज शाह आया था। एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, इसीलिए वो पूछ लेते हैं कि फिरोज शाह और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में संबंध क्या था, तो वो उसका कजिन था। ये चीज को याद रखना है ना। और उसके बाद में बहुत सारी चीज ये क्या बोलते हैं, 5 शहर इसने बसाए थे। ठीक, कौन कौन से शहर थे, तो जैसे कि जौनपुर हो गया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। जौनपुर कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अपने बड़े भाई की याद में इसने बसाया था जौनपुर। फिर उसके बाद हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, हिसार है ना, हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है। और उसके बाद और क्या है, तो फिरोजाबाद, अपने नाम पे फिरोजाबाद बना लिया, फिरोजाबाद। और कौन सा है, फतेहाबाद। ये बिल्कुल याद रखना है ना, क्योंकि पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से 5 निम्न में से कौन से 5 शहरों को बसाया, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और कौन सा, तो फिरोजपुर, क्या है, फिरोजपुर है। फतेहाबाद हो गया, ये क्या है, तो फिरोजपुर हो गया, और ये क्या है, तो फिरोजाबाद हो गया, है ना, फिरोजाबाद हो गया। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, जौनपुर है, हिसार है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है और फिरोजपुर है। ठीक है, इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या बोलते हैं, फुतूहते फिरोज शाही, फुतूहते फिरोज शाही। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, है ना, फुतूहते फिरोज शाही आत्मकथा लिखी थी इसने। ठीक, और इसने ना जगन्नाथ टेम्पल, आप सुने, जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो उसने ना जगन्नाथ मंदिर को लूटा था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, साथ में ना कांकड़ा ज्वालामुखी मंदिर पड़ता है, ज्वालामुखी आप सुने होंगे, है ना, उसको भी इसने डिमोलिश कर दिया, लूटा था, यानी कि नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और लूट लिया था इसने। और ये मतलब कि ना इसको ना बहुत सारे गुलाम रखने का बहुत शौक था, यानी कि ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव्स, यानी कि इसको ना बहुत सारे, यदि पूछा जाता है सबसे ज्यादा गुलाम कौन रखा है, कौन सा, तो ये सबसे ज्यादा गुलाम रखा है, यानी कि इसको गुलाम रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स ही हैड, यानी कि बहुत ज्यादा इसके ना गुलाम थे। साथ में ना इसने ना चांदी का सिक्का जारी किया था, उसका क्या नाम रखा था पता है, तो ससगनी नाम रखा था इसने चांदी के सिक्के का। और एक ससगनी, पूछा जाता है एक ससगनी कितने जीतल के बराबर होती, तो एक ससगनी 6 जीतल के बराबर होती है, पूछ लिया जाता है ना। और इसने ना क्या किया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था, क्या बना दिया था, तो दीवाने बंगान एक डिपार्टमेंट बनाया था, जो कि क्या था, फॉर केयर ऑफ द स्लेव्स, यानी कि गुलामों के लिए बनाया था। और क्या किया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बेसिन, यानी कि जो जन कार्य के लिए भी एक विभाग बनाया था। साथ में गुलामों के लिए दीवाने बंगान बनाया था, दीवान ए बंगान बना दिया था, है ना। तो ये क्या था, गुलामों का एक विभाग था। क्यों, क्योंकि इसको गुलाम रखना बहुत पसंद था। तो इस तरीके के बहुत सारे इसके बारे में फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने दासों का एक अलग विभाग स्थापित किया। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया, विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स हैड सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, दीवाने बंगान बोला जाता है ना। आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, फिरोज शाह तुगलक, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक गुलामों के लिए अलग ही विभाग बना दिया, दीवाने बंगान जिसको बोलते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, रहला किसके द्वारा लिखा गया था, बरनी के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा या इब्न बतूता के द्वारा। रहला वाज ऑथर्ड बाय बरनी, अबुल फजल, अल बरूनी, इब्न बतूता। बताइए, तो रहला इब्न बतूता, आप लोग बिल्कुल ये सुने होंगे, बल्कि सॉन्ग भी है इसमें, है ना, इब्न बतूता ऐसे करके एक सॉन्ग भी है, तो आप लोग उससे रिलेट करो। तो रहला किसके द्वारा लिखा गया, रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। ये इब्न बतूता पूछा जाता है कहाँ का था, तो इब्न बतूता मोरक्को का था। कहाँ का था, मोरक्को का था, यानी कि ये ना एक अरब यात्री था। कौन था, एक अरब यात्री था।
और ना इसकी पुस्तक ना मानी जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के क्षेत्र के इतिहास का प्राथमिक स्रोत मानी जाती है। यानी कि किस कहाँ से पता चला मोहम्मद बिन तुगलक की इतिहास के बारे में, तो इसी की बुक से ही पता चला है, जो कि वहां की ना सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन पे प्रकाश डालती है। यानी कि इट थ्रोज लाइट ऑन द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ हिज टाइम। यह अपने समय की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। इसकी जो पुस्तक है ना, रहला जिसे हम बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इक्ता का क्या अर्थ है? बताइए, सल्तनत काल में इक्ता का क्या अर्थ है? व्हाट डिड इक्ता मीन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? तो आपकी ऑप्शंस दिए गए हैं, द ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम a village or territory, an important official, a form of salutation, none of the above। एक गांव से भू राजस्व का अनुदान या क्षेत्र, एक महत्वपूर्ण अधिकारी अभिवादन का एक रूप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ना ये इक्ता देख रहे हैं, तो पहली बात, इक्ता प्रथा प्रारंभ किसने की? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी इक्ता प्रणाली, ठीक है। और इसने ना क्या किया था? इक्तेदार रखा था। किसको क्या रखा था? इक्तेदार भी रखा था। तो यदि पूछा जाता है कि ये क्या है, तो इक्ता प्रथा प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। ये है क्या? तो एक गांव से भू राजस्व का अनुदान या क्षेत्र है। द ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू है फ्रॉम अ विलेज और अ टेरिटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर इब्न बतूता केम टू इंडिया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए किसके समय में आया? तो मैंने आपको क्या बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इब्न बतूता की पुस्तक से मिलती है। तो बस आप समझ जाइए किसके शासनकाल में आया होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस सुल्तान ने के शासनकाल के दौरान चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया? बताइए, चंगेज खान कौन है? तो मंगोल का है। कहाँ का है? मंगोल का है। तो किसके सुल्तान किसके शासनकाल में इसने भारत में आक्रमण किया? गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो बोला जाता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान, जो कि मंगोल इन्वेडर था, मंगोल का आक्रमणकारी था, उसने जो है भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिसे हिंदुस्तान के तोते की उपाधि मिली है। कौन है हिंदुस्तान का तोता? अल-बरूनी, आमिर खुसरो या जियाउद्दीन बरनी या उत्बी? नेम वन ऑफ द फेमस पोएट ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वाज adorned with the title पैरेट ऑफ हिंदुस्तान। अल-बरूनी, अमीर खुसरो या जियाउद्दीन बरनी या उत्बी? तो अमीर खुसरो को क्या बोला जाता है? हिंदुस्तान का तोता बोला जाता है। अमीर खुसरो है ना, पैरेट ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, बंगाल की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल? हुसैन शाह, अलवर्दी खान, इलाइस शाह, मुर्शीद कुली खान? बताइए किसने किया? बंगाल की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इलियास शाह ने की है। किसने की? बंगाल की स्थापना किसने की? तो बंगाल के इंडिपेंडेंट सल्तनत, हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल? तो अवर आंसर इज इलियास शाह। इलियास शाह ने बंगाल की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की है। आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो यह शमशुद्दीन इलियास शाह 1342 से लेकर के 1357 ईस्वी, यदि हम ये वाला ही हम याद रखेंगे, है ना, जिन्होंने सफलतापूर्वक पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को एकीकृत किया और एकीकृत बंगाल यानी कि बंगला जिसको बोलते हैं ना, बंगला का सुल्तान बन गया, जिसमें सोनारगांव, सतगांव और लखनौती शामिल थे। उन्हें बंगाल सल्तनत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक माना जाता है। इट वॉज शमशुद्दीन इलियास शाह 1342 to
57 who successfully unified East Bengal and West Bengal and became Sultan of Unified Bengal known as बांग्ला, जिसको क्या बोलते हैं बांग्ला, that included सोनारगांव, सतगांव, लखनौती. He is regarded as the first independent Muslim ruler in the Bengal Sultanate. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए कौन था? बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन आलम शाह या इब्राहिम लोधी? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन आलम शाह या इब्राहिम लोधी? तो इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था. ठीक है, जो कि 1526 में जो है बाबर के साथ में इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था. ठीक है, तो जिसे क्या बोलते हैं पानीपत का युद्ध, आपने सुना होगा, जिसे बोलते हैं प्रथम पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था. कब हुआ? तो 1526 में हुआ था. और इसमें हुआ क्या था? तो इब्राहिम लोधी हार गया था. इब्राहिम लोधी हार गया था, है ना. और इसे क्या बोला जाता है? लोधी वंश का भी अंतिम शासक माना जाता है, साथ में दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि लोधी, और इसका कार्यकाल कितना बोला जाता है? तो 1517 से लेकर के 1526 तक का रहा है इसका शासनकाल. यदि हम बात करते हैं लोधी वंश, तो लोधी वंश का मैंने आपको क्या बता दिया? लोधी वंश की संस्थापक, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे. कौन थे? बहलोल लोधी. क्लियर है आप लोगों को? इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है ना, जो कि अफगान के हैं ये लोग. कहाँ के? लोधी लोग पूछा जाता है. लोधी वंश कहाँ का है? तो अफगानी है ये लोग. कहाँ के हैं? अफगानी है, अफगान के हैं. क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे हमने आपके मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्न देखे हैं, जो कि आपके डेफिनेटली एग्जाम में आपके बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं. ये बिल्कुल आ सकते हैं. तो आपको अच्छे से बस इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है. और जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो उसको बस आप लोगों को क्या करना है? रिवाइज करना है. जो चीज़ आती है तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं आती तो लिख लीजिए, है ना. इसी के साथ में ये सेशन को एंड करेंगे हम लोग. नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में मिलेंगे. नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग. थैंक यू फॉर द सेशन. साथ में यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. और क्या करना है? तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है. होगा क्या उससे? जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक समय समय पर उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी. तो इसी के साथ में आज का ये डे 2 का सेशन हम एंड करेंगे. नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग. नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग. थैंक यू फॉर द सेशन.